सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे प्रगतिवाद के बारे में कि प्रगतिवाद में किस तरह की प्रवृत्तियां हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें पहली जो प्रमुख प्रवृत्ति है उसमें है मार्क्सवाद में विश्वास। प्रगतिवादी चिंतन मार्क्सवादी है। प्रगतिवादी कवि साम्यवाद के आदर्श से पूरा विश्वास रखते हैं। मार्क्स के अनुसार पूंजीवादी व्यवस्था हिंसक क्रांति के साथ समाप्त होगी, जिसके परिणाम स्वरूप पहले समाजवादी तथा अंततः साम्यवादी व्यवस्था आएगी, जिसमें कोई शोषक और शोषित नहीं होगा। ये कवि सोवियत संघ में क्रांति का परचम फैलाने वाली मजदूर सेना को आदर के भाव से देखते हैं। ये कुछ लाइंस दे रखी हैं, ठीक है। मतलब इसमें आपको दिखाया जाएगा कि मार्क्सवाद पर जो है बहुत ज़्यादा प्रगतिवाद के कवियों को बहुत ज़्यादा भरोसा है और वो उन्हीं के मार्गदर्शन पे चलते हैं। फिर इसके बाद है समाजवादी यथार्थवाद, ठीक है। इसमें जो है प्रगतिवादी कवि यथार्थवाद में विश्वास रखते हैं, यानी कि सच्चाई पर विश्वास रखते हैं, न कि आदर्श और अध्यात्मवाद पर, ठीक है। इनका यथार्थवाद साम्यवादी मान्यताओं पर आधारित है, जिसके अनुसार मानव के यथार्थ को निर्धारित करने वाली सबसे ताकतवर शक्ति अर्थव्यवस्था या उत्पादन प्रणाली में है, ठीक है। मतलब उत्पादन प्रणाली है। मार्क्स ने कहा भी है कि सारा चिंतन, सारी संस्कृति पेट भरने के बाद ही अस्तित्व में आती है। यही भाव इन कवियों का भी है, ठीक है। ये जो समाज है उसको जो प्रगतिवादी कवि हैं वो पूर्ण रूप से दिखाते हैं, यथार्थ रूप से दिखाते हैं कि क्या क्या हो रहा है हमारे समाज में, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे कोटेशन दे रखी है नागार्जुन की। नेक्स्ट है पूंजीवादी व्यवस्था से घृणा, ठीक है। जो पूंजीवादी व्यवस्था है, जो जो प्रगतिवादी कवि हैं वो काफ़ी ज़्यादा नफरत करते हैं ऐसी व्यवस्था से और इस पर काफ़ी ज़्यादा विरोध करते हैं। प्रगतिवादी साहित्य के आक्रोश का केंद्र पूंजीवादी व्यवस्था व पूंजीपति वर्ग है। मार्क्स के अनुसार पूंजीपतियों द्वारा स्थापित उद्योग में उत्पादन का कार्य मजदूर करते हैं, किंतु उससे पैदा होने वाले धन को पूंजीपति हड़प जाते हैं। इस अधिशेष मूल्य को हस्तगत करके वे मजदूरों का शोषण करते हैं। इसलिए प्रगतिवादी कवि पूंजीवाद के प्रति विरोध का भाव रखते हैं, ठीक है। यानी कि इसमें बता रखा है कि किस तरह से जो पूंजीवादी व्यवस्था है, किस तरह से जो निचला वर्ग होता है, ठीक है, उनके साथ जो है शोषण करते हैं, उनको शोषित करते हैं, ठीक है। काम वो करते हैं मगर पैसा धन उनको मिल जाता है पूंजीपतियों को, ठीक है। काम करे कोई और पैसा किसी और को मिले। तो इस पर क्या है, जो प्रगतिवादी कवि हैं काफ़ी विरोध करते हैं और कटाक्ष भी करते हैं, ठीक है। इसके बाद है शोषितों के प्रति सहानुभूति व आस्था। जो प्रगतिवाद के कवि हैं वो शोषणों और जो शोषण करते हैं पूंजीपति वर्ग, उनके प्रति द्वेष रखते हुए और जो शोषित हैं उनके प्रति सहानुभूति की आस्था रखते हैं। प्रगतिवादी कवि में शोषण व अन्याय की चक्की में पिसते हुए मजदूर एवं किसान वर्गों के प्रति करुणा आस्था का भाव है, ठीक है। यानी कि जो शोषित वर्ग हैं उनके प्रति वो लोग जो कवि हैं वो करुणा और आस्था रखते हैं और उनके ऊपर लिखते भी हैं कि किस तरह से उन्हें दबाया जा रहा है पूंजीपतियों द्वारा। कवियों का गहरा विश्वास है कि मजदूर व किसान वर्ग के वंचित लोग ही अंततः समाज की नियति बदलने की शक्ति रखते हैं, ठीक है। यानी कि अगर ये जो मजदूर और किसान चाहें, ये जो वंचित वर्ग है अगर ये चाहे तो ये बहुत कुछ कर सकता है, ठीक है। मतलब इनके अंदर ऐसी शक्ति है, बस वो निकलने की देर है, ठीक है। जिसमें आप यहाँ केदारनाथ अग्रवाल की यहाँ एक कोटेशन देख सकते हो, जिससे हम बिल्कुल ये लाइन बिल्कुल फिट बैठती है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं सामाजिक व्यवस्था का परिवर्तन, यानी कि समाज में परिवर्तन लाने का एक अहम भूमिका निभाई है प्रगतिवादी कवियों ने। प्रगतिवादी कवि सामाजिक संरचना में क्रांतिकारी परिवर्तन चाहता है। यह परिवर्तन हृदय परिवर्तन जैसी कल्पनाओं से नहीं वरन वर्ग संघर्ष के माध्यम से होगा। यानी कि अब जो प्रगतिवादी कवि हैं वे कहते हैं कि ये जो क्रांतिकारी परिवर्तन हम चाहते हैं ना, ये कोई हृदय परिवर्तन वाली बात नहीं है, ये सिर्फ कल्पना नहीं है, ये संघर्ष है। इसे हमें ज़मीन पर
काम करना है, ठीक है, और ऐसी व्यवस्था को हमें क्या है, उखाड़ फेंकना है। यह परिवर्तन आमूल चूल होगा, व्यवस्था में नहीं, व्यवस्था का होगा, ठीक है। यहाँ पर कोटेशन है, सिंहासन खाली करो, ठीक है। प्रगतिवादियों की स्पष्ट धारणा है कि वर्ग संघर्ष के बीच का कोई रास्ता नहीं होता है जो शोषित वर्ग के पक्ष में नहीं, वह शोषक के पक्ष में है। तटस्था व चादर ओढ़ने वाले भी अंततः इतिहास में अपराधी ही माने जाएंगे, ठीक है। यानी कि जो प्रगतिवादी कवि स्पष्ट रूप से कह देते हैं कि जो हम लोग, ये जो मजदूर वर्ग है बहुत ज़्यादा संघर्ष कर रहा है, ठीक है, और जो शोषित वर्ग है मतलब वो बहुत ज़्यादा क्या है, संघर्ष कर रहा है, और ये जो शोषक वर्ग है उनके झेल रहा है ना, और ये कब तक इस तरह से छुपे रहेंगे ये जो शोषक वर्ग है। फिर आता है राष्ट्रीय चेतना। इसके बाद है राष्ट्रीय चेतना। प्रगतिवादी कवि राष्ट्रीयता की चेतना से युक्त है, पर उनके लिए राष्ट्रीयता का अर्थ छायावादी कवियों के भिन्न है। ये कवि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के समर्थक नहीं है, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं कि जो सबसे पहली बात तो हम यहाँ देखते हैं कि राष्ट्रीय चेतना है, यानी कि राष्ट्र के प्रति जो है एक ऐसी ललक है जो है राष्ट्र के प्रति है, ठीक है, यानी कि उसको गौरवमयी बनाना है राष्ट्र को। ये इनकी कवियों की एक विशेषता रही है, ठीक है। वो कहते हैं कि हमें केवल छायावादी कवियों की तरह नहीं रहना, हम उनसे भिन्न हैं। छायावादी कवियों को आपने अगर पढ़ा होगा तो उसमें बताते हैं कि किस तरह से जो है छायावादी कवि प्राकृतिक में, ठीक है, महादेवी वर्मा एंड 4 कवि उसमें देखे गए हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला पंत, ठीक है। तो इस तरह से जो हमें छायावादी की तरह भिन्न हैं हम लोग, और ये कभी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के समर्थक नहीं है, ठीक है। जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद जो संस्कृति में चला आ रहा है उसके प्रति समर्थक नहीं है, ना ही उन्हें राष्ट्र की गौरवमयी अतीत का महान दर्शन के प्रति भावुक होना पसंद है। ये तो राष्ट्र का महत्व राष्ट्र के वंचित नागरिकों के आधार पर तय करते हैं। यानी कि अगर राष्ट्र है तो हम सबके लिए है, हमारे समान रूप से है, ठीक है, कोई इसमें ऊंचा या नीचा नहीं होगा, सबके लिए ऐसा होना चाहिए, समान होना चाहिए, ठीक है, ऐसा इसमें कहा गया है। इसके बाद है राजनीतिक चेतना। प्रगतिवादी कवि कई अन्य कवियों की तरह राजनीति में दूर नहीं भागते, बल्कि राजनीति को यथार्थ की पहचान का प्रतीक और यथार्थ बदलने की सबसे महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में देखते हैं, ठीक है। यानी कि वो राजनीति से दूर नहीं भागते हैं, बल्कि उस राजनीति को यथार्थ के रूप में बताते हैं, यानी कि सच्चाई दिखाते हैं उसमें, ठीक है। उदारवादी लोकतंत्र व अंध समर्थन करने के स्थान पर उनकी आंतरिक विसंगतियों का चित्रण करते हैं और बताते हैं कि तथाकथित लोकतंत्र वस्तुतः किस प्रकार शोषक वर्ग के हितों की सुरक्षा व अवृद्धि करता है। यानी कि जो लोकतंत्र है और जो उदारवाद है, उदारवाद लोकतंत्र जो है किस तरह से जो है हमारी रक्षा करता है, जो शोषक वर्ग है उनकी जो है उन्हीं की वृद्धि कर रहा है किस तरह से। ये सीधा सीधा क्या है, राजनीति पर एक प्रहार है। राजनीति में बैठे लोग उन्हें उनके ऊपर ये प्रहार है कि किस तरह से जो है वो आराम से अपनी गद्दी में बैठे रहते हैं, बस लोगों से चुनाव के समय वोट तो ले लेते हैं, ठीक है, मगर जो मजदूर वर्ग है, वंचित वर्ग है, उनके लिए कुछ नहीं करते हैं, ठीक है। शोषक वर्ग को ही बढ़ावा मिलता है, यानी कि पूंजीपतियों को ही बढ़ावा मिलता है, और मजदूर, किसान और वंचित और अन्य लोग जो है इस तरह से रह ही जाते हैं, ठीक है। केवल समर्थन किसे मिलता है, जो पूंजीपति वर्ग है केवल उनको, ठीक है। इसके बाद है 8वां है ग्राम्य प्राकृति, ठीक है। इसमें है प्राकृतिकवादी कवि प्राकृतिक को सैलानी की नहीं किसान की आंखों से देखते हैं, ठीक है। सैलानी क्या होता है, सैलानी तो आता है और चीज़ों को देखता है, फोटो खींचता है, चीज़ों को देखता है, ठीक है, और चला जाता है, ठीक है। मगर वही किसान जो है मेहनत करता है, किस तरह से उसमें क्या क्या किया गया है, उनकी नज़रों से, किसानों की नज़रों से प्रगतिवादी कवि देखते हैं, यानी कि उनके बारे में उन्हीं के नज़रिए से लिखते हैं, क्योंकि ये कवि जन के प्रतिनिधि हैं, ठीक है, जनता के प्रतिनिधि हैं, अभिजात वर्ग के नहीं, ठीक है। अभिजात वर्ग जो है पूंजीपति वर्ग, उनके प्रतिनिधि नहीं है, बल्कि जनता के हैं, जो वंचित वर्ग हैं उनके प्रति हैं, ठीक है। इनके यहाँ गुलाब के सौंदर्य का स्थान चने के सौंदर्य ने ले लिया है, क्योंकि यहाँ
जन सामान्य के जीवन से जुड़ा हुआ है। यानी कि ये बताने की कोशिश की गई है कि जो गुलाब है वो केवल सौंदर्य का प्रतीक मात्र है, मगर जो चना है वो सौंदर्य ही नहीं है, बल्कि वो हमारा पेट भरने के लिए है। ठीक है, तो ये जन सामान्य से जुड़ा हुआ उन्होंने बताया है कि किस तरह से जन सामान्य है। इसके बाद है प्राकृतिक का मानवीकरण प्रगतिवादियों ने भी किया है। यानी कि इसमें प्राकृतिक का चित्रण जो है छायावाद की तरह इन्होंने भी किया है, मगर उनकी निगाह आम आदमी की निगाह है। यानी कि उन्होंने केवल ऊपरी तौर पे ना देखी, बल्कि जो आम जनता है उनकी निगाहों से देखा है, अपने आसपास की प्राकृतिक को देखते हैं, जिसे छायावादी कवियों की भाषा में बधेस कहा जाता है। ठीक है, प्राकृतिक के प्रति किसी किसान या ग्रामीण का लगाव किस स्तर का होता है, उसे केदारनाथ अग्रवाल की निम्नलिखित कविता को समझा जा सकता है। ठीक है, यानी कि जो प्राकृतिक है उसके प्रति किस तरह की ललक है, किस तरह से लगाव है, मेहनत है उन्होंने की है, उससे क्या है उनकी निगाहों से देखते हुए जो है कई सारे जो प्रगतिवादी कवि हैं उन्होंने कई सारी बातें यहाँ पर लिखी हैं। जैसे कि हम यहाँ देखते हैं केदारनाथ अग्रवाल ने यहाँ पर अपनी कविता लिखी है। ठीक है, जो किसानों पर ही लिखी है। फिर इसके बाद है प्रगतिवादियों का प्राकृतिक चित्रण वर्ग संघर्ष के प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति भी है। छायावाद में जो प्राकृतिक कवि को अपनी गोद में आश्रय देती थी, वह प्रगतिवाद में आकर क्रांति का संकेत लेने लगी हैं। यानी कि जो प्रगतिवादी का जो प्राकृतिक चित्रण है वो संघर्ष का तो प्रतीक है, साथ ही साथ क्या है, ये जो छायावाद में जो प्राकृतिक कवि हैं उन्होंने क्या है प्राकृतिक का आश्रय लिया है। ठीक है, प्राकृतिक की चीज़ों का ही वर्णन किया, उसकी खूबसूरती का, है ना, मगर ये प्रगतिवादियों ने क्या है क्रांति का भी संकेत इसमें दिया है प्राकृतिक से जोड़कर। ठीक है, क्योंकि इसमें हम देखते हैं प्रगतिवादी में क्या है, इस युग या इस काल में जो है हमें जो शोषित वर्ग है, उपेक्षित वर्ग है, उनके प्रति सहानुभूति दिखाई गई है। ठीक है, और जो शोषक वर्ग यानी कि पूंजीपति वर्ग है उनके प्रति विद्रोह है, ठीक है, द्वेष की भावना हमें इसमें दिखाई देती है। ठीक है, तो उसी में से किसान वर्ग जो अपनी प्राकृतिक में क्या है मेहनत करते हैं, तो उसको दिखाया गया है। नेक्स्ट है प्रेम वर्णन। ठीक है, प्रेम साहित्य के युग का एक महत्वपूर्ण विषय रहा है। ठीक है, ये बहुत रीति काल से भी चला आ रहा है। ठीक है, प्रगतिवाद भी इससे अछूता नहीं है। यहाँ प्रेम सहचर्य एवं सहज जीवन के उत्पन्न होता है। ठीक है, यानी कि प्रेम तो हम देखते हैं कि जो रीति काल था उस टाइम पर भी दिखाया गया, उस टाइम पे तो अश्लीलता को भी प्रमुखता दिखाई गई। ठीक है, मगर धीरे धीरे आकर उसमें कुछ चीज़ें जो हैं गलत थी उनको हटाया गया। तो हम देखते हैं जो प्रगतिवादी कवि हैं इनसे भी अछूता नहीं रहा, और क्या है इन्होंने भी क्या है इस पर कुछ ना कुछ लिख ही दिया। ठीक है, यहाँ पर प्रेम से सहचर्य सहजीवन से यहाँ करा गया है। ठीक है, साथ चलने वाले। ठीक है, प्रेम के लिए इन कवियों को प्राकृतिक की गोद में लाने की आवश्यकता महसूस नहीं होती, वह तो श्रम करते समय ही महसूस किया जा सकता है। प्रेम साधारण जीवन का सहज अंग है, यह किसी विशेष परिस्थितियों की मांग नहीं करता। प्रेम समाज से कटता भी नहीं, बल्कि यह तो व्यक्ति की सामाजिक होने की भाव भूमि है। ठीक है, यानी कि इसमें प्रेम का वर्णन किया गया है कि किस तरह से प्रेम जो है महसूस किया जा सकता है। ठीक है, इनके श्रम, इनकी जो मेहनत है उसी से पता चल जाता है। ठीक है, जो इन्होंने काम कर रहे हैं। ठीक है, फिर कोटेशन दे रखी है। तो यही था हमारा प्रयोगवाद का बारे में बताना। प्रगतिवाद क्या है। ठीक है, मैंने बीच बीच में शायद प्रगतिवाद की जगह प्रयोगवाद भी दोहरा दिया होगा, तो माफ़ कीजिएगा। आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।